गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? हाँ, आप म्यूट हो गए। सर वो मेरी मदर इन लॉ को साइलेंट अटैक आ गया था सैटरडे फ्राइडे को। तो इसलिए फिर ओहो। तो मैं जयपुर गई भी थी। आज सुबह 5 पौने 5 बजे ही मैं आई थी। तो अभी वो ठीक है। बहुत दिक्कत हो गई। हाँ जी। हाँ कैसा कैसे अचानक से? सर, वो फादर इन लॉ की ना सेवा करते करते वो थक गए थे एक्चुअली बहुत ज़्यादा। अब जेंट्स का जैसे हम डेली बात करते हैं, उनको आदत पड़ी हुई रहती है कि मेरा ये भी करो वो भी करो। तो वो उनका करते करते वो बहुत ज्यादा थक गए। हम्म। तो वो जेंट्स इस चीज को समझते नहीं है कि भाई वो आपकी वाइफ तो है, लेकिन वो एक ह्यूमन बीइंग भी है, आपके बराबर की एज की है वो भी। हाँ हाँ हाँ। ये ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत हम्म। जरूरी है। तो वो खुद ही कह रहे थे, बोले पता नहीं ये तो कब जाएंगे, मैं इनसे पहले चली जाऊंगी। हम्म। तो वो बहुत थक गए थे, इसलिए उनको थोड़ा सा पैल्पिटेशंस हो रहे थे। और फिर होते होते, और वो क्या बताती भी कम है, शेयर कम करती हैं एक्चुअली। मेरे कोई ननद भी नहीं है, मतलब उनकी कोई बेटी भी नहीं है। तो हम बहुएं हैं तो हम बहुएं, कभी बेटी कभी शुरू में बनाया नहीं। अब वो चीज़ हो नहीं पाती। अब वो कोई शेयर करने के लिए नहीं है उनके पास में। और हम्म। बेटे आप जानते हैं। तो वो थोड़ा सा उनको वो है कि भाई अपना अंदर ही अंदर रहती हैं। तो वो मेंटली और फिजिकली और इमोशनली सारा एग्जॉस्ट हो गए। तो अब अभी ठीक है वो। यही है ना कि आपके फादर इन लॉ के जमाने के लोग अभी भी पेट्रियार्कियल हैं। आपके जमाने में मेरे थोड़ी बहुत फादर मिक्स्ड इन है। लॉ के नहीं सर, मेरे हस्बैंड तक में भी वैसे ही हैं। मैं कह रहा ये हूँ तो आपके टाइम पर थोड़ा बहुत है, उतना नहीं हाँ। है। लेकिन अभी जैसे जो अपने लेट थर्टीज में फोर्टीज में हम्म। है, उनमें पेट्रियार्की थोड़ी कम हुई है। हम लोग हम्म। के टाइम पर तो पेट्रियार्की ही वो मिसैंड्री हो गई है। हम्म। पोलराइज नहीं, इफेक्ट हो गया है। अब मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो वो चीज मुझे काफी डिजॉल्व लगती है। मतलब दे केयर अबाउट देयर फीमेल फ्रेंड्स एंड देयर गर्ल फ्रेंड्स एंड दे रियली केयर अबाउट देम। फिर भी वो कहीं ना कहीं वो एक चीज तो होती है, क्योंकि उसको जाने में बहुत टाइम लगेगा, उस चीज की तो बात ही नहीं करते। लेकिन हाँ, वो केयर करते हैं, वो समझते हैं कि भाई इनको पीरियड्स हो रहे हैं तो वो मूड स्विंग्स हैं या उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उस चीज को पता है। उन अभी जो जनरेशन है उनको पता है। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे हम्म। जैसे रश्मि जी के हैं वैसे ही मेरे बच्चे भी। एक बेटी 25 साल की है, बेटा 22 साल का है। तो उनके फ्रेंड्स भी मेरे एक्चुअली दोस्त हैं। वो मेरे से आराम से बात करते हैं। हम्म। नमस्ते। तो गुड आफ्टरनून। तो गुड वो चीज़ें देख आफ्टरनून। के अच्छा भी लगता है कि अभी जो जनरेशन है वो एटलीस्ट समझ तो रही है। और जो नहीं समझ रहे हो भारी नुकसान हम्म। से गुजर रही है। हम्म। अब वो टाइम नहीं रहा कि फीमेल आपके अंदर बंद के रहेगी। नहीं, वो वही है नहीं ना पता सर, ना कि कमा भी रहे हैं और घर का भी कर रहे हैं, तो शादी क्यों करनी है फिर? जब करेक्ट। सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहे हैं तो शादी करनी क्यों है? कि एक और बर्डन क्यों लेना है? क्यों बच्चे करने हैं? क्यों शादी करनी है? वर्चस्व की लड़ाई और क्या। हम्म। तो बात इसीलिए यह है अभी कि अब जो बात यह है जनरेशन कि है शादी नहीं करना चाहते, जिन्होंने शादी कर ली वो बच्चे नहीं करते। बात यह है कि अब बदलाव होना चाहिए था, तो बदले का वो ट्रेंड शुरू हो गया। हाँ। अच्छा, हाँ, बदला कौन ले पा रहा है? बदला वही ले पा रहा है जिसके साथ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। जिसके साथ वही हुआ वही वही चीज है। जिसके साथ हुआ वो बदला नहीं ले रही। वो तो हाँ। बदलाव के अर्थ को समझती हैं। जिनके हाँ। साथ हाँ, नहीं हुआ है वो बदला लेने पर है। वो बदला लेने पर है। उनके सर। फादर मदर सब फेमिनिस्ट हम्म। हैं, तो वो आगे चलकर मिसएंडरिस्ट हो गए। हम्म। सर एक्चुअली मैंने जैसे हाँ। भाई पेरेंट्स ने ये तो समझा दिया कि भाई लड़कियों को पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए, लेकिन वो
जेंट्स में वो चीज कुछ भी मॉडिफाई करने की कोशिश की ही नहीं, तो वो तो वैसे के वैसे हैं। आपने फीमेल्स को पढ़ा लिखा के उनको कैपेबल भी कर दिया है, वो फिजिकली भी अब पहले से स्ट्रांग है और मेंटली हम्म। भी बहुत स्ट्रांग है। हम्म। तो अब वो उनको भी अपना यूं लगता है कि यार एक चीज और क्यों टेंशन लेनी है, जब मैं अपने आप का मैं खुद कर ही सकती हूँ तो मुझे क्यों चाहिए कोई और। हम्म। तो वो काफी सारी चीजें हैं। सर, एक्चुअली हम्म। अगर थियोरी क्लास होगा ना तो आई वुड जॉइन, बट अगर प्रैक्टिकल होगा ना, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में हुआ है, सो आई वुड लाइक टू लीव देन। तो फिर आने दीजिए तो लोगों फिर को। हाँ, तो फिर मैं अगर थियोरी फिर 8 को होगा तो फिर मैं 8 को ज्वाइन कर लूंगी। दिस नो। ठीक है, ठीक है। ऋषभ सर, आपने जो माइंडफुलनेस में शरशैया पे विष्णु जी और उनके जो नारद हैं या गंधर्व राज हैं और वो गरुड़ हैं, हनुमान हैं, उनकी वो कुछ स्टोरी आपको पता हो या आपने पढ़ा हो, कुछ आपको आइडिया हो तो बताएं। नहीं, मैं पौराणिक कथाएं ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। मैं ज्यादा पढ़ता हूँ योगिक चीजें। हम्म देखिए, बहुत सारी चीजें जानने से अच्छा है कि हम हम्म कुछ चीजों को बड़ी गहराई से जानें, हम्म क्योंकि जिससे मैं आपको वहां तक पहुंचा सकूं हम्म जहां तक मैं पहुंच पाया, वहां तक तो आपकी सहायता मैं कर सकता हूँ। हम्म हम्म। बाकी भगवान नारायण का लेटा रहना शहर सैया पर, ये इस बात को दर्शाता है कि उनके स्वप्न में ही जगत चल रहा है। हम्म और लक्ष्मी जी उनकी पैर दबा रही है, इस बात का प्रतीक है कि जहाँ भगवत्ता है वहाँ धन है। जहाँ हम्म सामर्थ्य है वहाँ धन है। या जहाँ हम्म धन है वहाँ सामर्थ्य है। नारद इसलिए वहां पर है कि जो भगवान नाम का जप करता है उसके साथ वो भगवान का साथ रहता है। वो क्या, वो जो सांप है वो कुंडली नहीं है। हम्म। सर, मुझे क्वेश्चन था, लाइक आइडियली हमें 6 to 7 आवर्स या 8 आवर्स का स्लीप होना चाहिए ना। 8 आवर्स। 8 आवर्स। बट अगर किसी का 8 आवर्स से ज्यादा होता है तो फिर क्या डिस इम्पैक्ट्स होते हैं, लाइक। बहुत सारे खराब इम्पैक्ट होते हैं। जैसे आप समझिए कि ऐस, ऐसे इंसान को प्रॉब्लम क्या होती है कि उसका हार्ट जो है वो अनहेल्दी हो जाता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। ठीक है। उसको बहुत आलस आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर गैस बनना शुरू, टॉक्सिन्स बन जाते हैं शरीर में। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो पूरे दिन फ्रेश नहीं रहता फिर। मतलब मोस्टली सब डिजीज इससे चालू होता है। सर, और एक क्वेश्चन, अगर जो नाइट आउल पर्सन है वो, मतलब कुछ ऐसा है क्या कि अर्ली बर्ड होना चाहिए, नाइट आउल नहीं होना चाहिए? देखिए, जिस इंसान की जैसी चेतना होती है वो इंसान उसी वक्त सोता है। और डिप्रेस्ड माइंड का, बहुत ओवर थिंकिंग माइंड का इंसान रात में जल्दी सो नहीं पाते, क्योंकि जब आसपास सब कुछ शांत रहता है ना तो उसके अंदर की अशांति जाग जाती है। लेकिन अगर वो शांत है तो वो सही समय पर सो जाए। अगर आप बहुत अशांत हो तो आप देखोगे रात के समय में आपको नींद नहीं आएगी।
लेकिन अगर आप बहुत शांत हो तो आप रात के समय में आराम से सोते हो। सर ये क्लासेस के बाद तो मैं सो जाती हूँ लाइक नाइट टाइम में, और अर्ली उठना ही पड़ता है क्लासेस होते हैं तो। बट इसके पहले उल्टा होता था, लाइक इवन आई वाज नॉट डिप्रेस्ड, बट वो एक बॉडी साइकिल हो जाता था कि सो आई यूज्ड टू बी अ नाइट आउल मतलब मोस्टली। वो डिप्रेशन ऐसा हो जाता है, पहले वो स्ट्रेस को रोक लेता है, फिर वो एंजाइटी बनता है, और फिर वो डिप्रेशन बनता है। और फिर हमारे आसपास वैसा एनवायरनमेंट भी होने लगता है, क्योंकि लोग ना हमारे आसपास वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसा कि हमारी वाइब्स होती है। जो बहुत कमजोर होता है ना मन से, ज्यादातर क्रिमिनल्स उन्हीं को इंटिमिडेट करते हैं, ज्यादातर चोर लुटेरे उन्हीं को लूटते हैं, ज्यादातर यस। लोग उन्हीं को बुली करते हैं। और जो थोड़ा बदमाश किस्म का होता है ना, उसको कोई नहीं छेड़ता। आपने देखा है, अच्छे आदमी को ज्यादा परेशान करेंगे, बुरे आदमी को कोई नहीं परेशान करेगा। और अच्छा आदमी है ही कि अगर कमजोर है और फिर अच्छा है तो फिर कोई अच्छा थोड़ी है। कोई कमजोर है और शरीफ है तो फिर वो शरीफ नहीं है, फिर वो कमजोर है। अगर आप अच्छे हो, सामर्थ्यशाली हो और उसके बावजूद भी अच्छे हो, तभी आपकी मानता है, तब आप वाकई में अच्छे हो। तो क्या अच्छा इसलिए होना संसार जरूरी में है? संतुलन बनाकर चलना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा क्या, सब कुछ का संतुलन बना रहना चाहिए। अच्छा और बुरा, सही और गलत नहीं होता है। अच्छा और बुरा एक तरह से समझो कि जो कृष्ण ने किया, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह या कौरव के महान महान योद्धाओं के साथ, वो अच्छा तो नहीं था, लेकिन वो सही था, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए वही आवश्यक है। अपने स्वयं की रक्षा के लिए जब आप किसी के प्राण हर लेते हैं, या धर्म की रक्षा के लिए अगर कुछ ऐसे लोगों की भी बलि चढ़ जाए जो भ्रमित होकर अधर्म को धर्म समझ जाते हैं, है वो अच्छे लोग, लेकिन भ्रम में उनका अधर्म उनका धर्म बन जाता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो आपको वैसे ही कार्रवाई करनी चाहिए जैसा भगवान श्री कृष्ण ने किया था। अर्जुन तो केवल माध्यम थे। क्या आपको नहीं लगता कि कई सारे लोग अपने पत्नी को अपने माँ और अपने पिता के अत्याचार से नहीं बचाते हैं? हालांकि जानते हैं कि माँ और पिता गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बचाते। क्यों नहीं बचाते हैं? क्योंकि उनको उनसे रिश्ता नहीं खराब कर रहे हो। रिश्ता कौन है? रिश्ता वही इंसान है, लेकिन उसको लगता है वो तो अच्छा इंसान है, वो तो सबको खुश रखना चाहता है। पर वो ये नहीं जानता कि जिससे कोई खुश नहीं रह सकता। और यस जिसको खुश सर। रहने की आदत नहीं है वो कभी खुश नहीं रहेगा, उसको कितना भी खुश करने का प्रयास कर लो। इसलिए कई बार लोग मुझे निर्दयी समझते हैं, पर ऐसा नहीं होता। दया करके, लोगों को देकर, अपने अपना समस्त न्यौछावर करके देख लिया है, केवल और केवल शोषण होता है और कुछ नहीं होता। केवल और केवल शोषण होता है। लेकिन जब आप किसी को संतुलन में रखते हैं ना, तब बातें सही रहती है। क्योंकि संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ये संसार संतुलन के नियम पर चलता है, अच्छे और बुरे के नियम पर नहीं चलता। यहाँ हर जगह बैलेंस फोर्स है। आपने गौर किया है, बहुत ज्यादा मिट्टी को इस्तेमाल करोगे तो उसकी उपजता समाप्त हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। बहुत ज्यादा असंतोष पैदा हो जाए तो सरकारें बदल जाती है। बहुत ज्यादा कोई परेशान कर दे तो क्राइम हो जाता है। बहुत ज्यादा किसी चीज को दबा दिया जाए तो फिर अगर ये जनरेशन नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन उस सीमा को पार ही कर जाता है। मैं अपने घर में और अपने आसपास के समाज में ये सब कुछ देख चुका हूं। पहले लड़की बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती थी, लव मैरिज नहीं कर सकती थी। बाद में क्या हुआ, लड़कियां घर से भागकर शादी करने लगी। फिर एक कंसेप्ट आया कि लव मैरिज की शादियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, क्योंकि जोश में तो आकर दोनों भागे थे, होश नहीं था। क्या भाग तो गए, खाएंगे कहाँ से? ना इधर से एक्सेप्ट करे ना उधर से एक्सेप्ट करे कोई। माधुरी दीक्षित और आमिर खान का जमाना था वो।
तो उस तरह के मेंटेलिटी थी लोगों को। उसके बाद एक दौर आया जब लोगों को पता चला नहीं, लव मैरिज भी चल सकता है अरेंज मैरिज के साथ साथ। आज लोग लव मैरिज के लिए अलाउ करते हैं, क्योंकि अब जो लव मैरिज है ना, वो प्रॉपर आप अपने पार्टनर को जानने में वक्त मिलते हैं। दूसरी बात, लोग कहते हैं पहले कहाँ डाइवोर्सेस हुआ करते थे। तो भाई, डाइवोर्स नाम की कोई चीज ही नहीं थी, तो होंगे कैसे? महिलाओं को अखबार पढ़ना नहीं आता था, कोई जागरूकता नहीं थी ना, पुरुष बताना चाहते थे। इतने समय से जो नियंत्रण चला तो वो बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि जिनका घर के बाहर नियंत्रण नहीं है वो घर के भीतर ही करेंगे ना। और हर इंसान नियंत्रण ही तो करना चाहता है। वैराग्य वो नियंत्रण है जो अपने भीतर होता है। वैराग्य वो प्रेम है जो अपने भीतर होता है। वैराग्य वो आनंद है जो अपने भीतर होता है। लेकिन जिसमें वैराग्य नहीं है, वो दूसरों पर नियंत्रण करता है। तो जब आपका खुद पर नियंत्रण ना हो तो आप दूसरों पर नियंत्रण करो। पर आश्चर्य की बात यह है कि अगर आप नियंत्रित दिखेंगे तो सामने वाला अपना नियंत्रण खो जाता है। अगर आपको कोई कुछ भी बोले और आप जानते हो कि यहाँ जवाब देना सही नहीं है, तो आप जब चुप, आपकी चुप्पी उसको, उसकी, उसके खून को जलाएगी। और अगर आपके 100 बार कहे जाने पर भी आप प्रसन्न हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा अत्याचार बच्चों के ऊपर होता है, एक मिनट क्योंकि एक मिनट। यहाँ पे मैं रोकूंगी। चुप्पी लोगों को जलाती जरूर है, लेकिन लोगों को ये भी लगता है अरे सामने वाला तो गलत है तभी तो चुप रहा, सुना उसने। जबकि हम ये नहीं, सोचते हैं कि इसका जवाब देना जरूरी नहीं है। नहीं, नहीं, आप समझे नहीं। आपके चुप होने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने ये नहीं भापा कि आपको बुरा लगा। अगर उन्होंने भाप लिया कि आपको बुरा लगा है, तो वो अपने काम में सक्सेसफुल होगा। एक। दूसरी बात, जी। आपकी चुप्पी अगर ये दर्शाती है कि आपको गिल्ट हुआ, तब तो वो प्रसन्न रहेंगे। लेकिन आपकी चुप्पी ये दर्शाती है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, तब उनका खून जलेगा। जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही हो रहा। होता है पर्दे के पीछे बहुत कुछ। धैर्य रखिएगा तो पर्दे के पीछे से आगे आ जाएंगे। पर पर्दा खोल कर बाहर आ जाएंगे। आप तो मेरे पर्सनल लाइफ को 24/7 आपने विटनेस किया है दिव्या जी। बिल्कुल। मेरी, हाँ, ये मेरी बहन है। तो इन्होंने 24/7 विटनेस किया है, तो इनको तो सब पता है। नमस्ते दीदी। अरे दीदी क्या मैम। नमस्ते। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रणाम वाले से ना सीनियर सिटीजन वाली फीलिंग आ जाती है। आपसे छोटी हैं कि आपसे बड़ी हैं सर? एक तो आपकी मैरिड है सिस्टर। बढ़िया है उनसे। अच्छा, दोनों आपसे बड़े हैं? दोनों। दो सिस्टर बताई आपने कि एक तो हम्म। जिनकी मैरिज हो चुकी हम्म। है यही है और वो। एक। अच्छा, ओके ओके। तो शुरू करें? मुझे लगता है कि अब और लोग नहीं आएंगे। हाँ, टाइम हो हम्म, चुका है 3:20। चलिए तो शुरू करते हैं। अभी क्या थ्योरी या प्रैक्टिकल क्या कराएंगे? तो यही कराते हैं, क्योंकि ठीक शाम का वक्त फ्री मिल जाएगा। मैंने, जिन्होंने प्रैक्टिकल करा है सुबह में, वो आराम से फिर शाम के वक्त में फ्री रहेंगे। शाम में मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। काम तो है ना, वो सुबह में या ओके। शाम में बहुत अच्छा होता है। दोपहर के टाइम में बहुत अच्छा नहीं होता है। तो मेरी तो बिल्कुल। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही वर्कलोड हो गया। चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था MBSR टेक्निक, यानी माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक के क्या असर होते हैं। थॉट्स ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। और और अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
और और कोई बताना चाहेंगे? खुशबू जी। So thoughts and emotions are temporary. They are. हम्म। और मैंने कुछ हिंट में भी तो लिखा था। Hmm. मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, मैं क्या हूँ? सर ये थॉट्स एंड इमोशंस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन आपने बोला था कि ये थॉट्स एंड इमोशंस जो हमें आ रहे हैं वो हमारे कंडीशनिंग के पार्ट है। सो हमें गिल्ट और रिग्रेट में नहीं जाना है। लाइक हम्म। सो हमें उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है बिकॉज हम वो नहीं है, वो हम्म। हमारे सिर्फ थॉट्स एंड इमोशंस। और वो हमारी कंडीशनिंग है। हम्म। तो अटेंशन कहाँ होना चाहिए? नई कंडीशनिंग के लिए अटेंशन कहाँ होना चाहिए? It's within us, मतलब inside us. Attention should we should focus within ourselves. सर वी शुड अगर फोकस ऑन विद इन आवर। हाँ। हमने अगर वो थॉट्स एंड इमोशंस को जैसे ही ऑब्जर्व करना चालू कर दिया तो फिर वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाते हैं। हम्म। फिर वो खुद डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब नई कंडीशनिंग बनानी हो तो हमें सिर्फ उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो उस कंडीशनिंग को चेंज चेंज करेंगे। कंडीशनिंग हमारे रिफ्लेक्सेस है। मतलब हम किसी भी इवेंट को कैसे इंटरप्रेट करके कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर। तो नई कंडीशनिंग जब बनानी होती है तो बार बार नई चीजों पर अटेंशन देना होता है। किस पर अटेंशन नहीं देना है वो ध्यान नहीं देना, किस पर अटेंशन देना है वो ध्यान देना। सर एमबी ऐसा ये है कि मतलब we don't have to fight with our thoughts, क्योंकि थॉट्स हम नहीं है, हमें रिएक्ट नहीं करना है। इस टेक्निक को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा मतलब कॉन्शियस ज्यादा इंक्रीज होता है। हम ये आइडेंटिफाई कर मतलब हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे थॉट्स और हम क्या है, हम मतलब उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और ये सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं ये सब हमारा बिहेवियर है। अब वी हैव टू फोकस ऑन गुड थिंग्स, मतलब हमारे थॉट्स और इमोशंस हम नहीं है। मतलब जैसे आपने बताया था, क्या ये उंगली में हूँ, क्या ये नाक में हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो सब हमारे थॉट्स हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते रहेंगे। तो इस ये हम्म। सब टेम्पररी है और हम विटनेस हैं। हम्म। हम्म। और जब रिकंडीशनिंग करते हैं ना, नए रिफ्लेक्सेस डेवलप करते हैं, तो नए रिफ्लेक्सेस हमको अच्छा और बुरा के आधार पर नहीं करना है। मैंने पिछले सेशन में क्या कहा था? अच्छा और बुरा नहीं, सही और गलत भी नहीं, जो हमारे पर्पस को सर्व करे वैसी रिकंडीशनिंग। तो अगर हम योग के विद्यार्थी हैं तो योग के पर्पस को किस तरह की कंडीशनिंग सर्व करती है? पतंजलि योग सूत्र का दर्शन, हठ योग का दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ पतंजलि, फिलोसॉफी ऑफ स्वामी स्वात्मानंद, दैट इज हठ योग। यानी कि अगर हम कोई पर्पस को अचीव करना चाहते हैं तो हम उससे रिलेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे खुद की, वैसे ही रिफ्लेक्सेस डेवलप करेंगे। लाइफ की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंडीशनिंग को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। जिसके आसपास माहौल बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, उसके लिए तो कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव रहो, अच्छा रहो, खुश रहो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। लेकिन जिसके आसपास का माहौल नाक में दम करने वाला, वो थोड़ी ना कहेगा। वो कहेगा कि नहीं, बी प्रैक्टिकल, यू कांट बी ऑलवेज पॉजिटिव। लाइफ इज अ मिक्स, लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
सर हम्म, मुझे ये थोड़ा समझा नहीं, तो ऐसे एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हैं क्या? अगर मुझे एक्टर बनना है तो फिर मुझे कलाकारों के साथ ही आसपास रहना पड़ेगा, तो मेरे न्यू रिफ्लेक्स बनना चालू करेंगे, लाइक न्यू कंडीशनिंग चालू होगी। हाँ बिल्कुल। कलाकारों के साथ नहीं, कलाकार की जो कला होती है वो कैसे निखरती है, उस हिसाब से कंडीशनिंग। लेकिन कलाकारों की ड्रग्स बाजी आपको नहीं करनी, वो ड्रगिस्ट है, वो वाली चीज नहीं करनी। आप समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। लेकिन उस सर्कल को कैसे इन्फ्लुएंस करके रखना है, क्योंकि ऐसा समझिए अक्षय कुमार भी उन्हीं लोगों के बीच में रहते, लेकिन वो ड्रग्स नहीं करते। तो जहाँ अक्षय कुमार ने बहुत अच्छी पैठ बना ली, पहचान बना ली, वही दूसरी ओर वो अपने पर्सनल हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखते हैं। तो कलाकारों के बीच रहकर बिल्कुल दूसरे कलाकारों जैसे नहीं रहना। कुछ फंडामेंटल्स हैं एक्टिंग के जो आपके बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए जैसे फंडामेंटल्स ऑफ एक्टिंग होती है, लेकिन कुछ अपना यूनिक भी आपको देना है। और वो बताता है एक बारीकी से, एक गुरु भी बता सकता है। लेकिन पर्सनल लाइफ के कंडक्ट्स क्या होंगे ये आप डिसाइड करोगे। अब पर्सनल लाइफ के जो आपका कंडक्ट होगा वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ के कंडक्ट के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। लेकिन वो बिल्कुल वैसा हूबहू नहीं होगा जैसा दूसरे कलाकारों का हो। जैसे पर्सनल लाइफ में अक्षय कुमार बहुत ज्यादा फिटनेस एंथुसियास्ट है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में उनको बॉलीवुड की पॉलिटिक्स भी पता है, उनको एक्टिंग भी पता है, उनमें वर्सेटैलिटी भी है और उनका खुद का यूनिक स्टाइल है। उनके दोस्त भी हैं बॉलीवुड पे। आप समझ गए मेरा अर्थ? पर्सनल लाइफ में क्या करना है वो कोई कलाकार आपको नहीं बताएगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना है वो आपको एक कलाकार बताएगा। लेकिन एक कलाकार बनने के लिए अच्छी फिटनेस चाहिए, अच्छे डांस स्किल्स चाहिए, अच्छी डायलॉग डिलीवरी चाहिए, वो सब अच्छा होना चाहिए। चलिए, अब एमडीएसआर टेक्निक में भी तो रिकंडीशनिंग ही होती है ना? रिकंडीशनिंग से क्या होता है? रिकंडीशनिंग से आता है इमोशनल रेगुलेशन, भावनाओं पर नियंत्रण आता है। कोई सिंगर सारे गामा पाधा निशा तो सीखता ही है, लेकिन क्या हर सिंगर एक ही आवाज में गाता है? और क्या हर सिंगर की जो मुर्कियां हैं वो एक जैसी होती हैं? उसकी हरकतें, उसकी मुर्कियां अलग होती हैं, उनका अपना स्टाइल होता है गाने पे। अरिजीत और सोनू निगम ने फंडामेंटल्स ऑफ म्यूजिक एक जैसे ही सीखे हैं, लेकिन अपना अपना स्टाइल डेवलप किया, अपनी अपनी आवाज डेवलप की। अब इमोशनल रेगुलेशन में क्या क्या आ सकता है? तो जब हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो होता क्या है, हम इम्पल्सिव नहीं होते, तो इम्पल्स कंट्रोल आता है। तुरंत रिएक्ट करने की जगह हम रुकते हैं, यानी वी रिएक्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, रादर देन रिस्पॉन्ड कर रिएक्टिंग। रहे। यस, उसी को कहते हैं इम्पल्स कंट्रोल। रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो आप बोल रहे हो वो आप डिसाइड करते हो, और आप सिचुएशन के हिसाब से उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हो। जहां लगता है कि मैं सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ वहां आप करते हो, जहां नहीं कर सकते वहां ध्यान ही नहीं देते। अगर ध्यान बार बार वहां जा रहा है तो वो कंडीशनिंग का हिस्सा है, और वो धीरे धीरे ही चेंज होगा। ऐसे सिचुएशन में कहाँ ध्यान नहीं देना है इस पर फोकस नहीं करता, कहाँ देना है उस पर फोकस करना है। इसीलिए एक गुरु का होना जीवन में बहुत आवश्यक है, एक गाइड का होना, एक मेंटर का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। अब चाहे वो किताब के माध्यम से हो, कोई फिजिकल फॉर्म में हो, मंत्र ध्यान करके भगवान की कृपा से हो, स्तोत्र पढ़कर देवी की कृपा से हो, कुछ भी हो सकता है।
और इन सभी के कारण क्या आता है? इमोशनल रेजिलियंस। हर तरह की परिस्थिति में हम अपने आप को स्थिर रख पाते हैं। इमोशनल रेजिलियंस। अच्छा, एमबीएसआर में होता क्या है एग्जैक्टली? किसी ने हमें कुछ बोला, हमने रिएक्ट नहीं किया, हमने पहले ऑब्जर्व किया। व्हाट इज द रियलिटी? क्या यहाँ पर रिएक्ट करने से कुछ अच्छा होने जाने वाला है? क्या यहाँ पर रिएक्ट करने से मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? है ना? क्या मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे या घटेंगे? क्या चीजें बदलेंगी या बर्बाद होंगे? क्या बदला होगा या बदलाव होगा? सिंपल शब्दों में आप एक चीज समझेंगे। हमारे ब्रेन का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ना, वो लॉजिकल ब्रेन होता है, जिसको कोर्टिकल ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ब्रेन का जो हमारा सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको कोर्टिकल ब्रेन कहते हैं या लॉजिकल ब्रेन कहते हैं। जिसका जितना ज्यादा डेवलप होता है, वो उतना रिस्पॉन्ड करता है रादर देन रिएक्टिव। और मेडिटेशन से यही रिस्पॉन्ड करने वाला ब्रेन एक्टिव होता है। इसलिए मैं कहता हूँ मूड स्विंग्स बहुत ठीक होता है मेडिटेशन करने से। फिर मूड स्विंग्स नहीं, आपको पता रहता है कि कहाँ नहीं बोलना है, चुप रहना है, कहाँ बोलना है। सर तो ऐसा इंटरलिंक्ड है क्या कि मेडिटेशन से थोड़ा लॉजिकल पार्ट भी इम्प्रूव होता है? नहीं ना? ही नहीं ही, लॉजिकल पार्ट इंप्रूव हो जाता है। और लॉजिकल पार्ट इंप्रूव होता है तो आप इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप सोच समझ कर रिएक्ट कर रहे हो, लॉजिकली रिएक्ट कर रहे हो, रैशनली रिएक्ट कर रहे हो। क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम अगर बढ़ चुका है और सोच समझ कर जवाब दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है लॉजिकल ब्रेन डेवलप हो गया। करेक्ट, समझा। हम्म। अब क्या होता है कि अगर हम, हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, उसके नीचे होता है लिम्बिक ब्रेन या फिर इमोशनल ब्रेन। वो रिएक्ट होता है। अगर वो ज्यादा डोमिनेंट है तो आपका रिएक्टिव नेचर ज्यादा होगा। उसके नीचे होता है रेप्टिलियन ब्रेन या फिर सर्वाइवल ब्रेन। आज जो बताया है, इस पर भी एक रिव्यू बनता है कि मेडिटेशन क्या सिखाता है एग्जैक्टली, लाइफ लेसन्स। और कितना इफेक्टिव होगा ये लाइफ लेसन अगर अप्लाई किया जाए तो। क्यों? आप खुद सोचो। जब आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करने लगोगे तो कंट्रोल किसके पास होगा? हमारे पास। खुद के पास। यस। ये खोएगा कौन? प्रैक्टिकल करके मैंने देख लिया है, सामने वाले। तो हाँ, मैं बता सकती हूँ। और खोएगा कौन कंट्रोल? सामने वाला। और सामने वाला खोएगा तो क्या होगा? खून किसका जलेगा? सामने वाले का उल्टा सीधा हरकत भी करेगा। हम्म। कुत्ते ही बाल नोच लेते हैं लोग गुस्से में। अब उसके एक
स्तर और नीचे आते हैं, सर्वाइवल ब्रेन, जैसा मैंने बताया। सर्वाइवल ब्रेन मतलब जब भय के कारण हम कुछ करते हैं, बहुत ज्यादा जो इमोशंस में डूबे रहते हैं, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो भय वाले होते हैं ना, वो तो एक्सट्रीम फास्ट तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर कुछ आ रहा आपकी ओर जो आपको चोट पहुंचा सकते, तो आप तुरंत रिएक्ट करते हो ना। बोलने से भी पहले सोच कर रिएक्ट करते हो, तो बॉडी मूव कर जाती है। क्यों? सर्वाइवल पर बात आ गई, है ना। जब लगता है कि अब नहीं बचेंगे, तो फ्रीज हो जाते हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा मार पीट कर इसी लेवल के ब्रेन पर ले आते हैं हम लोग। जो बच्चों को मारते हैं ना, और फ्रीज हो जाते हैं, तो एक्चुअली उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उनका कॉग्निटिव डिग्रेडेशन हो रहा है, कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है। तो जो लोग बहुत ज्यादा पिटे हैं, उनको मैच्योर होने में बहुत टाइम लगता है। जिनके घर में हमेशा मार पीट दंगा फसाद का माहौल रहता है, सोच ही नहीं सकते उस स्तर पर। कैसे सोच सकते? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लेवल पर वो जीते हैं, इसलिए तो जानवर जैसे जीते हैं। मतलब उनका डेवलपमेंट कैसे नहीं होता, वो पॉइंट थोड़ा नहीं समझा। डेवलपमेंट कैसे होगा? जिस पार्ट ऑफ ब्रेन को जितना ज्यादा बार आप यूज करोगे, कंडीशनिंग उसकी सबसे ज्यादा मजबूत होगी। बार बार किसी को मारोगे, तो वो तो फ्रीज होगा, वो तो सर्वाइवल लेवल पर सोचेगा, वो तो जिंदा रहने की सोचेगा, वो तो खुद की सुरक्षा करने की सोचेगा। और ये सब फैकल्टी किस ब्रेन की है? रेप्टिलियन ब्रेन की, लॉजिकल ब्रेन की तो है नहीं। हम्म। हम्म। यही कारण है कि ज्यादातर क्रिमिनल्स बहुत गरीब घर में पैदा होते हैं, या फिर ऐसे घर में पैदा होते हैं जिनके फादर या जिनके आसपास के एनवायरनमेंट में उसी तरह का माहौल चलता है। डोंगरी का राजा, है ना। क्यों? कोई बैंड्रा से क्यों नहीं बन रहा? कोई मालाबार हिल से क्यों नहीं बन रहा? कोई जुहू से क्यों नहीं बन रहा? डोंगरी से ही क्यों बन रहा है? या फिर ऐसी जगह से ही क्यों बन रहा है जहां पर इस तरह की कमी होती है? क्योंकि वहां एक एक चीज के लिए लड़ना होता है, एक एक चीज के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं कि कल को उनको आप पैसे दे दो तो उनकी कंडीशनिंग चेंज हो जाएगी ना। नए जनरेशन को पहले उस माहौल से दूर करना होगा और उनको रिकंडीशन करना होगा। और ये जितने भी पुराने हैं, इन सबको समाप्त करना होगा, क्योंकि अब इनको चेंज नहीं किया जा सकता। और ऐसा दोबारा ना हो, इसको इंश्योर करना पड़ेगा। हम लोग सब जो एक अच्छी सी सोसाइटी में रहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी उन लोगों के पर्सनल लाइफ को जाकर देखना, उनके साथ हुआ क्या था, तब पता चलेगा। हमें कोई कुछ बोल देता है, तुरंत रिएक्शन आ जाता है ना। उनको बोलता नहीं, उनको मारता है। उनको बोलता मैंने थूका, तुम चाटो। उनको कहता है, मतलब जो कुछ आप, जिनको टॉर्चर किया जाता है, जैसे कहते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं टॉर्चर किया जाता है, उल्टा लटका के मारना, कपड़े उतार कर, हर तरह से गंदी गंदी गालियां देना माँ बहन, ऐसे लोग क्या करेंगे बताइए? वो रेप्टिलियन लेवल पर चले गए, वो मगरमच्छ बन जाएंगे। उनके आंसू भी मगरमच्छ जैसे होंगे। तो जिनको जीवन के छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ा ना, वो रेप्टिलियन लेवल पर जीते हैं। और जाकर बहुत कंपैशन दिखाओगे, उससे कुछ नहीं होने वाली। वो रेप्टिलियन है, रेप्टिलियन ही रहेंगे। मगरमच्छ को जाकर प्यार करोगे तो थोड़ी ना आपको नहीं काटेगा, वो खाएगा ही आपको। हाँ, अगर मगरमच्छ का बच्चा होता, उसको बचपन से प्यार किया होता, तो वो नहीं काटेगा। अगर उसको खाने पीने का सामान बचपन से दिया होता, तो वो नहीं करता वैसे। सर क्योंकि इसमें किरण बेदी, मतलब हम ये रिलेट कर सकते हैं ना कि जब बहुत सारे क्रिमिनल्स थे तो किरण बेदी ने उन्हें विपासना में लेके गए थे या सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन में, तो वो उनका थोड़ा इम्प्रूवमेंट, तो मेडिटेशन इसमें उनको हेल्प करता है ना। करता ही है, जैसे लेकिन वो स्टोरी है ना। सिर्फ विपासना करने से इम्प्रूवमेंट थोड़ी ना होता है।
तो इसके लिए रिकंडीशनिंग करनी होगी, और रिकंडीशनिंग के लिए भी अंदर से तैयार रहना होगा कि मैं वाकई में बदलना चाहता हूँ। और ये सब आने में तो बहुत टाइम लग जाता है। ज्यादातर लोग तो नहीं करना चाहते चेंज, बस शांत रहना चाहते हैं। शांत हर किसी को चाहिए, आनंद की अवस्था हर किसी को चाहिए, पर उसका परसेप्शन ही नहीं है ऐसा कि वो हमेशा अपनी शांति को बरकरार रख सके। तो किरण बेदी तो इसलिए कर रही है कि उनका एनजीओ चले, पब्लिक फिगर है, तब ना आज बड़े बड़े पॉलिटिकल पदों पर हैं। देखिए सुमन जी सब बात समझ रही है, पता है क्यों? लाइफ का एक्सपीरियंस वो सिखाया है। अब वो ये सोच रही है, अभी 30 की उम्र में मुझे ये सब तो पता ही है, इससे ऊपर भी पता है, लेकिन 30 की उम्र में जो पता है ना, वो क्यों पता है वो दीदी जानती हूँ, वो उनको बहुत अच्छे से पता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो इसीलिए पता चलता है क्योंकि मैंने रेप्टिलियन, लिम्बिक और कॉर्टिकल तीनों लेवल में जीवन को देखा है, और ऐसे ही ग्रोथ हुआ है। तो अब लॉजिकल पे आ गए। लॉजिकल पर आ गए, अब तो एक्सट्रीम लॉजिकल पर आ गए। अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो जहां मगरमच्छ के आंसू निकालने हो वहां वो भी निकल जाता है। वो वो भी निकल जाता है। हाँ, अब तो अब तो जहां लिम्बिक सिस्टम का राइट यूज होता है वो भी आ जाता है। जिससे प्रेम हो वहां लिम्बिक सिस्टम अपना काम करता है, जहां सर लॉजिक का ये इस्तेमाल चीज भी करना वहां लॉजिक। एज भी नहीं है सर। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि चेंज होना है, तब तक कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन मतलब मेरा मानना है कि जब तक जिंदगी इतना ना सता दे कि आपको लगे अब बदलाव के अलावा कोई चारा नहीं है, तब भी फिर हम वो बदलना नहीं चाहते। फिर तभी भी दो ऑप्शन रहते हैं, या तो बदलाव है, नहीं तो खत्म हो जाओ। हम्म। हाँ वही लेकिन चीज। अ, थोड़े से जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो बचपन में ही अगर उनको, जैसे मैं भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की सीरियल्स देखकर बड़ा हुआ, हम्म। तो वहां से इंस्पिरेशन आ रही थी। जिनकी इंस्पिरेशन वहां से नहीं आई वो तो उस तरह से सोच भी नहीं सकते ना। सर मैं तो अल्टीमेट। अपनी बताऊं तो मुझे तो सराउंडिंग देख के ही समझ में आया ये चीज कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम्म। और मतलब बचपन में मैं 2-4 साल की होंगी, तभी मेरे दिमाग में यही था कि मैं सिर्फ खाना तो नहीं बनाऊंगी। हम्म। मुझे सिर्फ खाना नहीं बनाना है जिंदगी में। हम्म। और वो चीज सबसे ज्यादा चुभती थी। हाँ, क्या क्या करना क्या है, खाना बनाना है, कपड़े धोने, बर्तन धोने, बच्चे पालने। मेरा बचपन से यही था कि मुझे सिर्फ खाना नहीं बनाना, मुझे इनके जैसा नहीं होना है। सर नहीं। 20 साल तक मैं ये वेट कर हम्म। रही थी कि मेरा टाइम है। फिर ये होता है कि हाँ शादी हो जाएगी, तब मुझे थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी। सबसे बड़ा भ्रम। बट हाँ, मतलब वो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। वो एक और आपके ऊपर बर्डन है। फिर अगेन जब मैं 40 साल की हुई, तब फिर इनफ। मैं अब 20 साल मैंने अपने पेरेंट्स को दे दिए, 20 साल इधर के पेरेंट्स को दे दिए। अब ये अगले 20 साल मेरे हैं, किसी और के लिए नहीं है ये। और तब से हम्म। चीजें शिफ्ट होनी शुरू हो गई। हमारा क्या है ना, हमारे हमारे पास पहले पूर्वजों के पास इतना समय था कि खाना बनाने में ही अच्छा खासा समय देते थे। लेकिन खाने के क्वालिटी से हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। इंडियंस जितने मसाले खाते हैं उनके मेंटल हेल्थ के खराब होने का बहुत बड़ा रीजन। हालांकि उनकी गैस्ट्रिक फायर बहुत अच्छी है, पचा तो बहुत अच्छे से लेते हैं। लेकिन अगर हम, जैसे फॉरेन कंट्रीज में क्या है, खाना बनाने के लिए ज्यादा समय ना लगे, इसके लिए वो कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम्स यूज करते हैं, है ना, करते हैं ना। अगर कुछ करते हम हैं, ऐसे लेकिन सर अपने यहाँ क्या होता है, नहीं नहीं, ये तो चूल्हे पर ही सिलबट्टे पे बनाओ, ही होना चाहिए। उसी में ये स्वाद तो आता है। तवे की रोटी है, बस तवे से उतरे प्लेट में आए। हाँ। तो और ऐसी जो स्त्रियां होती है वही संस्कारी होती है।
नहीं, बाकी अभी जो आजकल रील्स अभी जो रीलें चल रही है कि जो, हाँ मेरी मॉम बहुत सीधी है और ये लास्ट जनरेशन है सीधी मॉम्स की। भाई मॉम सीधी कहाँ है? इतने साल दे दिए आपको, उनको सब कुछ पता है, वो चुप है बस। उनकी गलती यही है कि वो चुप है, वो नहीं सीधी तो कुछ नहीं है। उनके पास चारा क्या था। ऑप्शन नहीं है, लेकिन वही ना। लेकिन उनकी जो अधूरी इच्छाएं थी ना, बहुत सारी मॉम्स की, वही मैनिफेस्ट हुई अगले जनरेशन में। लेकिन उनको क्योंकि बहुत परेशान किया गया, इसलिए अब बदलाव नहीं हुआ, सेम बदला हो गया। सेम सेम वही चीज होती है। बिल्कुल। और जिन्हें आपको मैं बता, परेशान नहीं किया गया उन्हें भरोसा भी नहीं होता है कि ऐसे लोग होते हैं। हाँ नहीं होता मनुष्य। सबसे पहले तो बहुत लार्ज स्केल पर हीलिंग की जरूरत है। क्योंकि क्या है ना, आप बहुत टॉक्सिक एक्सपीरियंस से आए हो ना, तो बहुत पॉजिटिव पार्टनर भी नहीं पहुंच पाओगे, बहुत फेक आदमी फिर लोगे। वो लक्ष्य मूवी देखा आपने? प्रीति जिंटा को एक आदमी मिलता है, बड़ी अच्छी अच्छी प्रोग्रेसिव बातें करता है लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो फेक है। तो बहुत डबल स्टैंडर्ड्स है इसके। अभी भी एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आ रहा है चिरैया। वो बहुत हम्म। अच्छा है, कोई भी फीमेल्स देखेंगे वो रिलेट कर पाएगी, बहुत बहुत ही अच्छा है। बहुत बढ़िया है। देखिए, हमको ये सिखाना पड़ेगा मेन को कि विमेन कैसे सोचती है, और विमेन को ये सिखाना पड़ेगा कि मेन कैसे सोचते हैं। साथ ही साथ कि जब आप शादी कर रहे हो, दैट इज अ पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप एक नई लाइफ को जन्म देती है। आप अगर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कर सकते हो एक नए लाइफ को ग्रो करने के लिए, तब तो बहुत अच्छा है। इसलिए ये जो मीडिया है ना, थोड़ा सा इसको भी चेंज करना पड़ेगा, कि जिस तरह के सीरियल्स हम बनाते हैं सास बहू वाले, वो सब हटाने होंगे। सबसे ज्यादा दिमाग में कचरा तो यही भरता है। अच्छा, विमेन को मेन उतना परेशान नहीं करे जितना विमेन खुद कर रही है। सास परेशान कर रही है, ननद परेशान कर रही है ना, जेठानी परेशान कर रही है, देवरानी परेशान कर रही है, आपस में ही पॉलिटिक्स। क्योंकि सर उनके पास ऑप्शन है ही नहीं, वो चार दीवारी में ही है। नहीं, जो चार और दीवारी वो, से बाहर है वो भी कर रही है। हाँ वो भी कर रही है, वो यही है कि मेरे साथ हुआ तो ये कैसे आराम से रह लें। आज आज की जनरेशन में उनके साथ नहीं हो रहा, लेकिन दूसरों के साथ होने पर उनको मजा आता है। मजा आता, बिल्कुल आता। हाँ। सर क्योंकि तो उनका बहुत ज्यादा गॉसिपिंग नेचर भी होता है ना, मतलब एक दूसरे के साथ गॉसिप करो और फिर वो दूसरे की करो। आज तक मेरा कैसा है, मतलब आज तक आई एम लिटरली के ना, मैं किसी भी गॉसिप में जा ही नहीं सकती। लाइक बचपन से मैं फिर वो पीपल से दूर होते जाती हूँ, लाइक जहाँ पे हमारे फ्रेंड्स भी गॉसिप करते हैं ना एक दूसरे के बारे में, तो वो मुझसे तो होता ही नहीं है। मैं तो फिर दूर ही मतलब वो पीपल के साथ मैं होती ही नहीं हूँ। मुझे दोनों, फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो थोड़ा मेरे को डिस्टेंस भी कर रहा है, बट कभी कभी ऐसा लगता है नहीं शांति है मुझे, चुगली नहीं, मतलब मैं नहीं कर सकती बाय डिफॉल्ट। अभी मेरा ऐसा हो गया है कि दो पीपल के बारे में डिस्कस करना पीछे से, मुझे फिर वो बहुत नहीं पसंद है। हम्म। बट हाँ, वो पीपल से आपको बहुत दूर कर देती है। लाइक अगर मुझे अभी फ्रेंड्स बनाने हैं तो फिर मेरे क्या होता है कि एकदम वो क्वालिटी फ्रेंड्स या दो तीन फ्रेंड्स ही होते हैं। बट अगर ये मेरे पास गॉसिपिंग की टैलेंट बोलो या कुछ भी बोलो, फिर वो नहीं होगी ना, तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि फिर मैं फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाता है, फिर फ्रेंड्स नहीं बनते। आप सब फ्रेंड्स आपके नहीं बन सकते हैं। हमने जो डेफिनेशंस दी है ना, हमने उस तरह की शिक्षा, उस तरह की कंडीशनिंग नहीं की है लोगों को। यही कारण है कि, मतलब मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि एक नए एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ वो ना सिखाए जिससे नौकरी लगती है। को एजुकेशन सिस्टम से नौकरी भी नहीं लगती है। वो सिखाए जो लाइफ में मीनिंग देती है। और मीनिंगफुल लाइफ बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सबका अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हर इंडिविजुअल यूनिक है। तो कुछ ऐसी चीजें होना चाहिए जो सबके लिए यूनिवर्सली सेम हो। लेकिन ऐसा ना हो कि बड़ों का आदर करना चाहिए और बड़े आपको हालत खराब करके रखते हो, अपमान करे, मारे पीटे, गाली दे, और उसके बाद
क्या होता है टीनेज में, तो बच्चे थोड़े से विद्रोही होते हैं ना। तो एक घर की कहानी आ रही थी कि मैं इसको मारती हूँ तो ये भी हाथ उठा देता है। तो ना, इसने हाथ चलाया क्या? नहीं, नहीं चला। तो सिर्फ हाथ उठाया तो हाँ। और उसके बाद फिर दूसरा बच्चा बोलता है, माँ बाप बच्चे को जन्म देते तो वो भी तो अपेक्षा करते हैं ना, उसी का छोटा भाई। और उसके बाद बताता है कि माँ रोने लगी थी क्योंकि इसने हाथ उठा दिया। बाबू अभी नहीं, कल से। हाँ, नहीं ये नहीं, ये नहीं, पेड़ा लेके आना, पेड़ा। पेड़ा है तुम्हारा फीस। ये बच्चे हैं, इनको पढ़ाता हूँ मैं। तो मैंने कहा फीस में तो कुछ नहीं लूंगा, लेकिन तुम जो पेड़ा बनाते हो वो लेके आना, मैं डेली 2 पेड़े कहूँगा। 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 पेड़े। तभी गट खराब करके बैठे हैं आप, पेड़े खा खा के। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का पेड़ा बनाते हैं। गट तो खराब होता है कोई जो, मैं बोलता हूँ कि नहीं खाऊंगा लेकिन फिर भी जबरदस्ती खिला देती हूँ। इतना ज्यादा खिला देती है कि मैं हाथ जोड़ता रह जाता हूँ, पर उनको लगता है मैं कमजोर हो जाऊंगा। मैं कहता हूँ प्राणायाम और ध्यान से भूख कम लगती है, लेकिन उनको कौन समझाए। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हमारे जीवन में दिक्कत क्या है कि हमने कभी भी इमोशनल रेगुलेशन सीखा ही नहीं। किसी ने नहीं सीखा। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के साथ गलत हुआ तो उन्होंने बहुत अच्छा इमोशनल रेगुलेशन सीख लिया। नहीं सीखा, उन्होंने भी नहीं सीखा। गलत जिसके साथ हुआ उसको भी रिकंडीशन करना है, गलत जिसने किया उसको भी रिकंडीशन करना है। बस यही है कि जिसने गलत किया उसको थोड़ा पनिश करना पड़ेगा, नहीं तो वो मानेगा नहीं। और गलत जिसके साथ हुआ उसको माफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर रिएक्शन का साइकिल चलता रहेगा ना, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। बच्चे वही देखेंगे, फिर बच्चे भी वही चीजें करेंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऐसा करना पड़ता है। इमोशनल रेगुलेशन लाइफ लेसन है। इमोशनल रेगुलेशन, ऐसा मत सोचेगा कि इमोशनल रेगुलेशन को एकदम हल्के में ले लिया ना। इमोशनल रेगुलेशन ही लाइफ को अच्छा बना सकता, और कुछ नहीं बना सकता। कितना भी ज्ञान आप अर्जित कर लो, अगर इमोशनल रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, और इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत अच्छे इंसान हो। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है आपको पता है कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या काम आएगा, क्या करने से लॉन्ग टर्म शांति बनी रहेगी। कुछ लोग शॉर्ट टर्म में शांति बनाए रखने के लिए लॉन्ग टर्म अशांत रखते हैं, खुद को भी, खुद के परिवार को भी। अब अगर हम इमोशन से डोमिनेट ही नहीं हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम सही डिसीजन लेंगे। और लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है? जब डिसीजन मेकिंग में हम गलतियां करते हैं। वैसे तो इसमें डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ाया नहीं जाता मेडिटेशन में। और ऐसा नहीं कह सकते कि मेडिटेशन करोगे तो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी ही हो जाएगी, या इमोशनली रेगुलेटेड हो तो डिसीजन मेकिंग परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत बेहतर होगा, क्योंकि शांत दिमाग में बहुत कुछ समझ में आता है। लेकिन अगर आपको एक रोड मैप मिल जाए कि डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो आप काफी कुछ सही कर सकते हो। तो अगर कभी मौका मिले लाइफ में, तो आपको पढ़ना है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कैनीमैन। अब जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, वो चैट जीपीटी की मदद से पढ़ लीजिएगा। Sir, क्योंकि can you repeat the book's name? थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कैनीमैन। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एक ही किताब है। नोबल लॉरिएट इंसान है, क्या लिखा है उन्होंने। हालांकि बहुत पेशेंस के साथ पढ़ना होगा। इसमें जो जो एग्जांपल्स है वो सिंपली नहीं समझा जा सकता, थोड़े से एडवांस लेवल की किताब है। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से उसको सिंपल करना पूछोगे तो वो सिंपल बता देगा।
द पावर ऑफ नाउ। हाँ सर, ये मेरे मैंने पढ़ी। आई रेड इट इन 19 में मैंने वो करा था। इट्स अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसको ना, आपने बोला था ना, तो मैंने कहा दोबारा से मैं वापस से वो करूंगी। एक मिनट, द पावर ऑफ नाउ 19 में नहीं, 2017 में मैंने पढ़ा था। 2000 नहीं, मैं 2019 में मैंने पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। 2017 में मेरे एक दोस्त ने मुझे ये गिफ्ट किया था। तब पता चला इसमें जो जर्नी है ना, वो ऐसी है कि एक इंसान का 29 ईयर्स की उम्र में बहुत जबरदस्त डिप्रेशन होता है उसको, एकार्ट टोले को। और वो कहता है कि वो खुद के साथ नहीं रहना चाहता, वो इतना डिस्गस्टेड हो चुका था खुद से। पर उसको अचानक से ये एहसास हुआ कि ये जो वो खुद से कह रहा है कि मैं खुद के साथ नहीं रहना चाहता, ये खुद जिसको वो दोस्त कह रहा वो है कौन? इसका मतलब मैं, और मेरा ये जो खुद है जिसको मैं खुद कह रहा हूँ वो अलग है। और इतना डीप एहसास हुआ कि वो समाधि में चले गए, और समाधि से वापस आए एनलाइटेंड। सब कुछ अच्छा लगने लगा, सब कुछ में एक फ्रेशनेस सी महसूस होने लगी। 6 महीने तक तो बहुत आनंद फील हुआ। उसके बाद वो आनंद थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसके बाद वो कभी भी लाइफ में दुखी नहीं रहे। दीदी, देख लीजिए। मेरे एब्सेंस में अकेले अकेले नॉट। पेट खराब तो कर ही रही हैं, लेकिन पेट अच्छा भी यही कर रही है, बेल का शरबत। मेरे हिस्से का। आपके हिस्से का अब कहाँ? अब ये सब मेरा है। मेरा पीछे। चलिए, अब हम आते हैं सेल्फ कंसेप्ट एंड ईगो के ऊपर। ठीक है। जो एखार्ट टोले ने कहा है कि ये जो मेरा खुद है यही ईगो होता है, और जब तक ये ईगो है तब तक मेमोरी बनती है। उस मेमोरी से आइडेंटिफिकेशन बनते हैं। उस आइडेंटिफिकेशन से दुख और रीइंफोर्स होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ, मुझे ऐसा कहा। हालांकि ये बड़ी बड़ी बातें हैं, जब हमारे साथ होता है तो बुरा लगता ही है। ठीक है। जब तक हम वैराग्य की एकदम पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच जाते, या मेडिटेशन में बहुत हाई लेवल पर नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारा रिएक्शन टाइमिंग कम नहीं होगा, वही बना रहेगा। कल मैंने Q&A सेशन में कहा था ना, लेवल ऑफ सेल्फ लव एंड लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस क्या है, ये डिसाइड करेगा कि आप कैसे रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करते हो। मतलब हम सेल्फ लव मटेरियल चीजों से भी हो सकता है ना, कभी कभी, नॉट वेरी मच। लाइक अगर मुझे कुछ ड्रेस खरीदना पसंद है और सब मुझे ना बोल रहे, बट मैं मुझे पसंद है तो मैं ले ले रही हूँ। लाइक आई एम डूइंग द थिंग्स विच आई लाइक, सो वो भी सेल्फ लव डेवलप ऐसा करने समझिए, की। जो इनलाइटेंड होते हैं उनको पसंद तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन नहीं मिलती है तो उनको फर्क नहीं पड़ता। समझे? वो अपने वाइफ से, अपने बच्चे से, सबसे प्यार करते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो भी उनको, हम मतलब वो उस चीज का रोना नहीं रोते, वो भगवान को दोष नहीं देते। जो होना था वो हो गया। वो जानते हैं कि लाइफ का ये प्रोसेस है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो उनका नेचर है। तो जो भी बड़ी बड़ी फिलॉसफी मैं आपको बता रहा हूँ, वो समाधि के अलग अलग स्तर पर आपको वो सारा व्यवहार आपके अंदर अपने आप रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसलिए चीजों को ना थोड़ा प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से अपने भीतर आने दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे अंदर तो ये सब है नहीं, और फिर जस्टिफाई करना कि जो मेरे अंदर है वही सही है, जो दूसरे के अंदर है वो बड़ी बड़ी फिलोसफिकल बातें हैं। नहीं, वो हमारा आइडियल गोल है, और उस आइडियल गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है। और उस रास्ते पर चलने का जो मार्ग है वो ध्यान की गाड़ी से चलकर ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ध्यान की गाड़ी पकड़ लेनी है, और वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। गाड़ी तब तक चलेगी जब तक वो मंजिल ना पहुंच जाए। तो ध्यान तब तक चलेगा जब तक आप वहां पर पहुंचना चाहे। लेकिन बीच बीच में गाड़ी को स्टार्ट करते रहना चाहिए, नहीं तो गाड़ी बंद पड़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी खत्म हो गई।
उसी तरह से बीच बीच में ध्यान करते रहना पड़ेगा, भले ही आप उस लेवल ऑफ अवेयरनेस में स्टेबलाइज हो चुके हो। तो जैसे आप रोज ध्यान करते हो तो बड़ा शांत महसूस होता है, लेकिन आप क्या 24/7 अपनी शांति को रिफ्लेक्ट कर पाते हो? नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप डेली डेली ध्यान करोगे तो 24/7 वो आ जाएगा आपके बिहेवियर में। जैसे अगर मुझे कुछ कहते समय थॉटलेस होना है तो मैं हो सकता हूँ। अगर मुझे एब्सोल्युटली ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना है तो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, क्योंकि 3.5 साल त्राटक किया है, 7 साल ध्यान किया है। तो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी, और ऐसा नहीं त्राटक 5 मिनट से ही शुरू किया था, तो धीरे धीरे बढ़कर 1 घंटे पर चला गया, 2 टाइम पर चला गया, 2-2 घंटे त्राटक। और जैसे जैसे त्राटक में मेरी रुचि बढ़ी, ध्यान में रुचि बढ़ी, मैंने आसन कम कर दिए, तो लंबे समय तक बैठकर ध्यान कर सकता हूँ। बहुत अच्छा अच्छा आसन करने वाले भी लंबे समय तक बैठ ही नहीं सकते हैं, उनकी कमर दुख जाती है, स्पाइन दुख जाती है, पैर दुख जाता है। तो आसन शरीर को हल्का जरूर करता है, लेकिन आसन शरीर को स्थिर करेगा ऐसा आवश्यक नहीं है। उसके लिए ध्यान और प्राणायाम की भी आवश्यकता है, न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता है, तो रश्मि जी की सलाह की भी आवश्यकता है कि स्पाइन अगर दुख रहा है तो क्या करना पड़ेगा, मसल में पेन हो रहा है, स्पैज्म हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा। गलत कह रहा हूँ रश्मि जी? नहीं सर, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन, पर और उसका एब्जॉर्प्शन भी। तो फिर ना। मैंने तो कहा है, मैं तो जब पिलर्स ऑफ हेल्थ के बारे में जब मैंने बात किया था, खुशबू जी आपको याद होगा, मैंने सबसे पहले फाउंडेशन किसको रखा था? न्यूट्रिशन। मैंने कहा पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब खाया भी, एब्जॉर्ब भी किया। और न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ वो वाला नहीं जो अपने फूड what फूड what वाला we न्यूट्रिशन नहीं। see, what we put in our mind, what we speak and everything. पांच सेंसेस से जो भी कंज्यूम किया, जो साइकिल को डेवलप किया, यानी जिस चीज को टच भी कर रहे हैं ना, उसकी भी वाइब्स हमारे को एक तरह का न्यूट्रिशन दे रही है। अब उसकी क्वालिटी क्या है, ये डिपेंड करेगी कि हमारी साइकी की क्वालिटी क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान करने के बाद हर किसी से नहीं बातचीत करना, हर किसी को अपनी ऊर्जा एब्जॉर्ब नहीं करने देनी। हालांकि ध्यान करने वाले व्यक्ति, अगर बहुत लोग सामूहिक ध्यान करते हैं ना, तो ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। जो आपका ध्यान की ऊर्जा खा रहा है ना, वो एक तरह से आपका तेल जला रहा है, लेकिन जो आपके साथ ध्यान कर रहा है ना, वो जोत से जोत चला रहा है। ये दो फर्क है। इसलिए जब आप ग्रुप में मेडिटेशन करते हो तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप डिस्टेंस पर हो बहुत ज्यादा। आपको पता है बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर भी होने से आपको जो इंडिविजुअल लेवल पर ध्यान महसूस होता है और जो ग्रुप में महसूस होता है, उस दोनों में फर्क आ जाए। आपको जो आपके ट्रेनर के होते हुए ध्यान महसूस होता है और जो उसके ना होते हुए ध्यान महसूस होता है, उसमें फर्क आ जाए। तो अब हम आते हैं सेल्फ कंसेप्शन ईगो पर। होता क्या है, सेल्फ परसेप्शन तो चेंज हो गया मेडिटेशन करके, जैसा मैंने अभी तक बताया है, तो सेल्फ परसेप्शन तो चेंज हो गया। इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी तो चेंज हुआ ना कि भाई न्यूट्रिशन होना चाहिए, या फिर हमारा माइंड जो है, हमारा माइंड सिर्फ और सिर्फ हमारे सोचने से कंट्रोल नहीं होगा, या सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग से चेंज नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा बहुत प्राणायाम, ध्यान, माने योगिक प्रैक्टिसेस करनी होंगी। उसके लिए अच्छा खासा रेस्ट लेना होगा। इसलिए जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं सो गया, और मैं जानता था कि आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग भी मान जाओगे। इतना, मतलब मुझे इतना पता है, क्योंकि जिस तरह का कंपैशन मैंने देखा, कभी कभी ऐसा लगता है कि ना हम अपने जैसे लोगों को आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं, है नहीं? कि जैसे सब लोग हैं वैसे
एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। कल की क्लास में एक महाशय आए थे, वो सिद्धा के बारे में बात करने लगे, बोले आयुर्वेद भी जब नहीं था तो सिद्धा था। तो मैंने बोला उसकी फाउंडेशनल फिलोसफी क्या है, तो महाशय को फिलोसफी ही नहीं पता था, फिलोसफी का मतलब नहीं पता था। मैंने जब लोगों को नस्य करने के लिए बोला तो उन्होंने नस्य की प्रक्रिया बतानी शुरू कर दी। वो खुद साउथ इंडियन थे, उनको ठीक से खुद हिंदी समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो हिंदी पर ज्ञान दे रहे थे। वो रम्या जी को कह रहे थे, रम्या जी को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, तो कह रहे थे कि आपको हिंदी बोलना चाहिए, हिंदुस्तान में रहते, वो सिंगापुर में रहती है। होता है ना, ये प्रॉब्लम होती है ना कि हमको हिंदी बोलनी पड़ेगी, हिंदी थोप रहे हैं, नहीं भाई, उनकी तमिल लैंग्वेज हमसे पुरानी है, हमसे पुरानी है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। हम उनको ना छेड़े, वो हमको ना छेड़े, अच्छी बात है। और ये कहाँ से आता है, ये आता है ईगो से। और ये ईगो क्यों? क्योंकि जिस चीज से एसोसिएट करने से हमें बड़ा महान महसूस होता है ना, हम उससे एसोसिएट करते हैं। दुनिया विजेताओं की पूजा करती है, लूजर्स को कोई नहीं पूछता। हम किसी के जीवन में क्रांति और परिवर्तन नहीं लाना चाहते, वो चाहता भी है ना तो हम कुछ ट्रांजैक्शन चाहते हैं उससे। और दिक्कत ये है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसमें ईर्ष्या बहुत होती है। वो आपसे सीखेगा, वो आपसे लेगा, लेकिन आपके पीठ में एक छुरा घोंपेगा। इसलिए हमारा अनुभव एक समय के बाद इतना खराब हो जाता है ना कि हमारी अच्छाई भी हम थाम के रखते हैं कि कोई किसी एक दिन कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो पूरी तरह से सरेंडर होकर हमसे सीखने में रुचि रखेगा। ऐसा नहीं है कि रश्मि जी ने कभी किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूट्रिशन देने का सोचा नहीं होगा, पर पर अनुभव ये दर्शाता है कि लोग एक तो फ्री की अहमियत नहीं समझते, और दूसरी बात, जब जेब ढीली होती है ना तो वजन बढ़ता है किसी भी चीज का। अभी इस कोर्स में जैसे जैसे अच्छे रिव्यूज आएंगे, इस कोर्स के प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे और वजन बढ़ जाएगा, लोग ब्रांड के नेम पर आएंगे। कल को मैं यहाँ से चला भी जाऊं तो दूसरी जगह मुझे फिर 15,000 से शुरू करना होगा। यहाँ पर ये 35,000 का हो चुका है सिर्फ ब्रांड नेम के बलबूते पे। तो हमें ये सोचना पड़ेगा किस चीज पर हम आ रहे हैं, अपने आप को किस चीज से एसोसिएट करना चाहते हैं, सही चीजों से या बड़ी चीजों से। कितने लोगों ने ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक्सपीरियंस किया लाइफ में? आप में से कितने लोगों को पता है कि जिस चीज को आप 25-30 हजार का खरीदते हो चांदनी चौक में 2,000 में मिलता है? कोलकाता में और सस्ता मिलता है, बस ब्रांड का स्टिकर लग जाने के बाद महंगा हो जाता है। तो जब आपके भीतर सेल्फ परसेप्शन बढ़ता है तो क्या होता है? सेल्फ सेंटर्डनेस कम हो जाएगा। अगर नार्सिसिज्म की टेंडेंसी है तो कम हो जाएगी, सेल्फिश बिहेवियर है तो कम हो जाएगा। ये जो रिजिड आइडेंटिटी है कि मैं यही हूं, ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। चाहे आइडेंटिटी में का हिस्सा ये हो कि मेरे साथ बुरा हुआ, चाहे आइडेंटिटी का ये हिस्सा हो कि मैंने महान काम किया, ये सब डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ परसेप्शन ही चेंज हो गया। मेरा जो सेल्फ है वो मेरा माइंड एंड इमोशंस नहीं, वो मेरी कंडीशनिंग है। मैं जो हूं, मेरा मैं एक विटनेस है जो इन सभी को देखता है, पर इसके पार है। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है सोसाइटी में वो प्रो सोशल होता है, यानी हार्मोनियस होता है। एक सोशल हार्मोनी डेवलप हो जाती है, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस डेवलप होता है।
अब थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, एम्पैथी डेवलप होती है। यानी हम दूसरे के नजरिए से भी देखना चाहते हैं चीजों को। और एक वक्त आता है जब हम सब में खुद को और खुद में सबको देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक नियम है जो सब कुछ के भीतर काम कर रही है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक लॉ है जो सबके भीतर काम कर रही है। और मैं जो कर रहा हूं ना, छोटी सी छोटी चीज, उसका भी असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है। जो मैं कर रहा हूँ उसका भी इफेक्ट पूरी दुनिया पर हो रहा है, एक डोमिनो इफेक्ट की। हमारी सेल्फ की बाउंड्रीज जो हमने लिमिट करके रखी थी, रिजिड करके रखी थी, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों? हमने कहा हम बस यही है, हम ये हैं, हम वो हैं। नहीं, हमें पता चला कि ये जिसको मैं अपना मानता हूँ, जिसको मैं अपना सेल्फ मानता हूँ, वो तो आता है और जाता है। पर जो इसको देखता है ना, वो सिर्फ इसको नहीं देखता, वो दूसरों को भी देखता है, वो अपने आसपास को भी देखता है। यानी अब आपको पता चलता है एवरीथिंग इज अ कंडीशनिंग, एवरीथिंग इज फॉलोइंग अ लॉ, एंड यू आर जस्ट अ विटनेस टू दीज लॉज, टू दीज कंडीशंस। सर कुछ बोलो। हाँ बोलिए। मतलब एक्चुअल में सर, मतलब मेरी ये थिंकिंग है, या मुझे ये मैंने ये जाना है कि जितनी अच्छाई जरूरी है इस दुनिया में, उतनी ही बुराई भी जरूरी है। अगर बुरे लोग नहीं होंगे तो अच्छाई की वैल्यू होगी नहीं। तो जो कर्मा है वो उसी तरह से, मतलब सब कुछ बहुत अच्छी तरह भगवान ने बुरे को बुरा इसलिए बनाया कि अच्छा अपनी अच्छाई को पहचान सके। हाँ, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ बैलेंस फोर्सेस। लॉ ऑफ बैलेंस फोर्सेस। लेकिन अच्छाई और बुराई सब्जेक्टिव भी तो हो सकती है। मेरी जो अच्छाई है वो दूसरे के लिए बुराई हो, दूसरे की जो अच्छाई हो वो मेरे लिए बुराई हो। वो तो है ही सर। तो सब्जेक्टिव भी हो सकती है। मतलब जरूरी है वो, जैसे लोग कहते हैं ना सब अच्छा ही हो, तो जैसे हाँ किसी ने आपके साथ वो बुरा किया तो वो, अगर वो आपके साथ वो बुरा नहीं करता तो आप उस पोजीशन पे आते ही नहीं। अगर नहीं, इस ये बात आप ठीक कह रहे हो कि हर एक चीज एक कॉज एंड इफेक्ट के साइकिल को फॉलो कर रहा है, एक चेन को फॉलो कर रहा है। मेरा ये कहना है कि इस चीज को हम अगर लॉ ऑफ बैलेंस फोर्सेस के हिसाब से देखें, तो ऐसा होता है कि जहां अच्छाई का जन्म होता है वहीं पर बुराई का भी जन्म हो जाता है। जहां बुराई का जन्म होता है वहां अच्छाई का जन्म भी हो जाता है। अब देखो, जब मुगलों का आक्रमण और अत्याचार बढ़ा तो शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, है ना। राजा तो बहुत सारे शूरवीर थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो बप्पा रावल ने किया, जो निर्भुज ने किया, जो राणा सांगा ने किया, जो महाराणा प्रताप ने किया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, जो संभाजी महाराज ने किया। आखिर ऐसा कैसे हो गया? आप देखो, अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हो गया, भगत सिंह का जन्म हो गया। ऐसे लोगों का कैसे जन्म हो गया? तो आप जो कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन उसको आपको बैलेंस फोर्सेस के नजरिए से समझना है, क्योंकि मेडिटेशन आपको एक्सट्रीमिटीज नहीं, बैलेंस के रूप में बताती है चीजें। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो उसको आप ऐसे देखेंगे कि अच्छाई बढ़ी, बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बुराई का भी बढ़ना जरूरी हो गया। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ। जो नाले के साइड की बस्ती में रहता है उसको नाले की बदबू नहीं आती, पर जो नाले की बस्ती की ओर से गुजरता है उसको बहुत बदबू आती है। क्योंकि जब भी कोई चीज हमारे बहुत निकटतम रहती है ना और लगातार रहती है, तो उस चीज को लेकर हम इनसेंसिटिव हो जाते हैं। हाँ जी।
शादी से पहले जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से कभी कभार मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना। दिल तो उड़ा उड़ा है आसमां के बादलों में ये, लेकिन जैसे ही साथ रहना शुरू कर देते हैं तो 10 मिनट बैठकर बात नहीं कर सकते। तो ऐसा आखिर क्या होता है? तो कुछ कार्मिक चीजें भी होती हैं, लेसन्स भी होते हैं, मतलब एक चीज नहीं है, हर चीज के बहुत सारे व्यूज ठीक है, हैं। हम वही तो आपसे बातें कर रहे हैं। हम टेंडेंसीज क्यों, बार बार मैं आपसे क्यों टेंडेंसीज टेंडेंसीज की बात कर रहा हूँ? वो कर्म ही तो है। हमारे कर्म क्या है? हमारी टेंडेंसीज ही तो है। पतंजलि ने उसी को तो संस्कार कहा है ना। अच्छा, कर्म क्या हो सकता है बताइए? अगर आपके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं है तो क्या आप वैसे कर्म करोगे? नहीं। नहीं। और अगर आपके अंदर उस कर्म का कहीं ना कहीं बीज नहीं है तो क्या आपने कभी वो कर्म किया होगा? नहीं सर। तो जो आपकी हैबिट्स है, जो आपकी टेंडेंसीज है, या जो आपकी पोटेंशियल हैबिट और टेंडेंसीज है, वही आपके कर्म है। उसी के आपको फल मिलते हैं। इसीलिए ध्यान करने से आपकी टेंडेंसीज ही ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो जाती है। आपको पता है, पहले जब इंसान ध्यान करता है तो वो एक बेहतर इंसान बनता है। फिर वो बेहतर इंसान से ऊपर उठकर एक संतुलित इंसान बनता है। फिर संतुलित इंसान से ऊपर उठकर उसका मैं भाव ही समाप्त हो जाता है। हम्म। तो पहले एक बेहतर इंसान बनना जरूरी है निश्चित रूप से। लेकिन बेहतर इंसान होने पर रुक नहीं जाना, वो यात्रा अधूरी हो जाएगी। फिर देवता बन जाओगे लेकिन ब्रह्म में लीन नहीं हो पाओगे, वापस धरती आना होगा। लेकिन अगर हमने लोगों के भलाई अच्छाई से ऊपर उठकर कृष्ण की तरह सोचा संतुलन में, कि सबकी भलाई किसमें है, कि हाथ गंदे करने भी पड़े तो करूंगा लेकिन सबकी भलाई जिसमें है वही करूंगा। आपको क्या लगता है? छत्रपति शिवाजी महाराज के कालाध्याय नहीं है जीवन का? है। पर उन्होंने जो किया था ना, वो इसलिए किया था क्योंकि उनको पता था उद्देश्य उन्हीं का है, हम्म। कि वो संतुलन स्थापित कर सके। बाकी राजा भी अच्छे थे, जो मोरे थे उनको उन्होंने बड़े धोखे से मारा था, लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज के लक्ष्य में बाधा बन रहा था। पर्सनल दुश्मनी से नहीं मारा था। पर्सनल दुश्मनी से उन्होंने उसको नहीं मारा था। सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है उनकी लाइफ का। उन्होंने मारा क्योंकि अगर वो मोरे को नहीं मारते तो मोरे उनको मार देता। आपस की दुश्मनी। और हम्म। छत्रपति शिवाजी महाराज एक उद्देश्य के लिए आए थे, मोरे का कोई उद्देश्य नहीं था। मोरे भी, भले ही मोरे भी बुरे नहीं थे, अच्छे थे, लेकिन उनका कोई उद्देश्य नहीं था। उनको था कि बस वो अपने राज्य तक सब कुछ ठीक रखे। छत्रपति का था कि नहीं, मुगलों को हटाओ, खत्म करो ये सब। हम्म। ये कितने दिन तक हम पर राज करेंगे? आपको पता है, आज और हम जो हिंदू हैं, जो मेजोरिटी में है, वो इसलिए मेजोरिटी में है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब दोबारा से स्थापना की ना, तो जो लोग डर के मारे मुसलमान बन गए थे वो वापस से हिंदू बने। तो वो एक सर उद्देश्य के लिए उस चीज को कर रहे थे। इतनी नॉलेज नहीं है सर इसकी। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, उन्होंने हाँ। दोबारा से लोगों को हिंदू बनवाया। दोबारा से जहां मंदिरों के ऊपर गुंबद बनाकर मस्जिद बनाया था उसको तोड़कर वापस से मंदिर बनवाया गया। और यही यही मराठा आगे चलकर हमारे पूरे के पूरे भारत को वापस से हिंदू डोमिनेटेड बना दिए। हम्म। तो उन्होंने कोई सेल्फ ऑब्सेशन में आकर ऐसा नहीं किया। आप समझ रहे हो बैलेंस फोर्सेस कैसे काम करते हैं? किसी के अंदर ऐसी चेतना प्रकट हुई कि वो जानता था कि मुझे अच्छाई बुराई नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि संतुलन में कैसे स्थापित करूंगा। कलेक्टिवली क्या सही रहेगा। कलेक्टिवली क्या सही रहेगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि जो हम करने जा रहे हैं वो अच्छा नहीं है,
पर वही आगे चलकर सही होगा, है ना। अब देखिए, दो सबसे अनुभवी स्त्रियां, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बोलता है, लाइफ हमें सिखा ही देती है ये चीज, क्योंकि अच्छाई से ऊपर एक चीज है संतुलन। इसलिए जो बहुत बहुत गहरी गहरी फिल्में होती है ना, जैसे एक फिल्म थी जिसमें पंकज कपूर एंड इरफान खान थे, पीयूष मिश्रा थे, बड़ी अच्छी फिल्म थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ मुस्लिम नेम था उसका। उस मूवी में नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी पुलिस वाले थे, और वो लोग शक्ति का संतुलन हमेशा बनाए रखते थे। तो ना सत्ता में बैठे लोगों को ज्यादा शक्तिशाली होने देते थे, ना गुंडों को ज्यादा शक्तिशाली होने देते थे। अब वो बातें किसी अच्छे इंसान को समझ में नहीं आएंगी, वो बातें उसी इंसान को समझ में आएगी जो संतुलन की महत्वता को समझता है। इसीलिए इस संसार में सतयुग, द्वापर युग, मकबूल, यस, इसलिए इस संसार में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है, ताकि सोल, हमारी जो सोल है वो हर साइकिल से होकर गुजर सके, हर तरह के एक्सपीरियंस को कर सके, और समझ सके कि जीवन हमेशा सतयुग की तरह अच्छा नहीं रहेगा, और ना ही कलयुग की तरह बुरा रहेगा। इस सुख दुख के माया जाल में हम तब तक फंसे रहेंगे जब तक हम अपने सच्चे स्वरूप को न जान लें। और हमारा सच्चा स्वरूप क्या है? कि हम ब्रह्म हैं। और इस ब्रह्म को कब हम जान पाएंगे? जब हम अपने आत्म प्रेम, विशुद्ध आत्म प्रेम, वैराग्य, उसकी पराकाष्ठा को प्राप्त कर लें। जब हमारे आनंद का प्रेम, आनंद का केंद्र हमारे भीतर चला जाए पूरी तरह से, जब इतना सा भी बाहर की ओर आपका केंद्र ना बचे। क्योंकि जब तक हम बाहर की ओर अपेक्षा कर रहे होते हैं, तब तक हम में दुख है। जब तक दुख है, तब तक ये जीवन और मृत्यु का चक्र भी चलता रहा, क्योंकि दुख उसी अज्ञान के कारण आ रहा है। इसलिए ब्रह्म सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद है। क्या मतलब? सदैव, शाश्वत काल तक, अनादि से अनंत काल तक वो सिर्फ आनंद में ही रहता है। मैंने उससे एक दिन ज्यादा में, आनंद भी पसंद नहीं आता। कभी कभी बहुत ज्यादा जैसे जिंदगी में शांति आनंद आ जाता है, तो उससे भी ऐसा लगता है कि यार नहीं, इतना भी सब कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए लाइफ। नहीं तो फिर लाइफ आपको वो साइकिल में रिपीट करता रहेगा। फिर लाइफ के लेसन्स अगर हम, देखिए, खुश होना और आनंदित होने में फर्क है। ध्यान में आनंद है, ठीक है, और अपनी अपेक्षाओं के पूरी हो जाने पर जो प्राप्त होता है वो खुशी है। हमें बच्चे होते हैं, हम खुशी में झूम उठते हैं। आनंद का कोई द्वैत नहीं होता, यानी आनंद का कुछ अपोजिट नहीं होता। आनंद अद्वैत है, ध्यान अद्वैत है, ब्रह्म अद्वैत है। जहां दो नहीं है, वहां पर साइकिल रिपीट नहीं होती। जहां दो है वहीं पर साइकिल रिपीट होती है। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो अब इस सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। कल न्यूरो साइंस पढ़ेंगे, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर अभी नाइट में 8 PM प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिकल सेशन। सर मैं ये बोल रही थी, जैसे आपने अभी जो चीजें बोली हैं, तो एक पट जैसे कोर्स पे स्टेप बाय स्टेप आप जैसे इसमें फॉरवर्ड कर देंगे क्या प्लीज? मतलब जो कोर्स है, जो चीजें आप पॉइंट्स दे रहे हैं अभी। नहीं नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए इतना बोल रहा हूँ। है तो बस 8-10 लाइन की चीज।
नो सर, जैसे लास्ट टाइम आपने वो असाइनमेंट के लिए आगे दिया था, तो आप वैसे कुछ मतलब है ना दे दें तो हमें इजी हो जाता है स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि करने वो करने के लिए ना, क्योंकि कुछ हद तक तो साइकोलॉजी और ये सब चीज हम समझ सकते हैं, पर फॉर द डीपर दिस थिंग वी हैव टू गो थ्रू इट वंस और ट्वाइस टू मेक अस प्रिपेयर फॉर द वाइवा एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे जो आपको बताया है वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताया है, वो रियल लाइफ एग्जांपल से ही बताया है, ताकि आप ये समझ सको कि जो आप जी रहे हो उसी में वो सत्य छुपा हुआ है जिसकी चर्चा हम अपने क्लास में करते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपने जिया नहीं है बस सुपरफिशियली हम टच करके चले आए कि हाँ हाँ ऐसा होता है। आपने देखा है ना कि क्लास में कभी आपने टीचर से कुछ पूछा होगा और वो सुपरफिशियली कुछ एक्सप्लेन करके निकल जाते होंगे। कितने लोगों ने ये देखा है। तो आज जो भी हमने पढ़ाया है मैं थोड़ा उसके क्वेश्चंस तो बनाकर दे ही दूंगा असाइनमेंट के रूप में, कुछ हिंट्स भी दे दूंगा जो मैंने, जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन इट थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो लिख कर दे दूंगा और उसके बाद फिर आप उसको बनाएंगे। लेकिन जितना सब कुछ मैंने बताया वो सब डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर हाँ कुछ दो तीन एग्जाम्पल अगर डिस्कस करेंगे तो चार पांच और अपने आप याद आ जाएंगे। ठीक है। और इस पर गहन चिंतन मनन करें, क्योंकि मैं इतना लंबा प्रवचन इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको जो जीवन में घटित हो रहा है ना आप वो उसी नजरिए से दिखाई पड़े। नहीं तो मेरा इतना बोलने का क्या फायदा। ऐसे सिलेबस कंप्लीट कराने पर चले आए तो 8 दिन में खत्म हो जाएगा। 17 चैप्टर तो हैं आपके, 3 प्रैक्टिकम्स हैं, 5 ध्यान है, 8 तो ऐसे निकल गए, 9 बचे। तो ऐसे ऊपर ऊपर करके तो आपको पढ़ा दिया होता चाहा होता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कुछ ऐसा जाने जो 24/7 आपके साथ रहे। इस क्लास से जाने के बाद आप थोड़े ट्रांसफॉर्म्ड इंडिविजुअल हो। और मैं जानता हूं कि इनमें से कई सारी चीजें आप में से कुछ लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इसको कम से कम जी सके। और जो लोग जानते हैं वो अपने इस बात पर पूरा आत्मविश्वास रखें कि जो वो जानते हैं वो सही है। क्योंकि जब कोई ऐसा अथॉरिटी ये बात बोल देता है ना जिस पर आपको श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो आपका खुद का आत्मविश्वास और भी प्रबल हो जाता है। बस। चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। मुझे लगता है मैं 90 घंटे पढ़ा ही दूंगा। हम कर ही रहे नहीं सर, हैं। सेशंस बहुत मतलब एंगेजिंग होते हैं, और मुझे तो ये नो डाउट आई गॉट लेट टुडे ड्यू टू सम ऑफ माय पर्सनल रीजंस। तो पर है ना, जब हम सब एक दूसरे से बात करते हैं ऑल ना, तो वो आप बहुत 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 अच्छा लगता है, मतलब मेरे लिए कि होता है कि एक तरीके का है ना गेट टुगेदर है। गेट टुगेदर। तो और और मेन उससे भी ऊपर हमें सीखने मिलता है, जैसे कि अब जैसे रश्मि जी ने आज बोला था सुबह कि वो प्रेफर नहीं करती है तो टॉक, पर आपने उसके फायदे भी बताए थे। तो ये ऐसा कॉन्वर्जेशन से एक दूसरे से सीखने भी मिलता है, हम्म, ऐसा लगता हम्म, अच्छा, ऐसा नहीं, प्रेफर नहीं, मैंने खुद का है ना अनुभव करा कि मेरे को मॉर्निंग में किसी से बात कर नहीं करती ना, मैं ज्यादा खुश रहती हूँ। तो मैंने है ना बोल रखा है कि भाई देखो, मुझे टेक्स्ट कर दो, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो बच्चों आप लोग मुझे फोन कर दो। नहीं तो है नहीं ना। नहीं रश्मि जी, ध्यान करने के बाद ज्यादा बोलने का मन नहीं करता उस हाँ, कंटेक्स्ट में। वो तो है सर, पर नॉर्मल में भी जैसे मॉर्निंग में ना मन नहीं होता है कि आप है ना, वो लगता है कि आप नेचर में जाओ, आप है ना एब्जॉर्ब कर लो अपने आप को प्रकृति के साथ, या है ना अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करो, पर ये नहीं होता मन कि आप किसी से बातें करें जा करके, बिल्कुल भी। हाँ नहीं मतलब चार्मी जी का ये कहना था कि जैसे आप अ, जो आपकी चॉइस है वो आपने बताया और मैंने बताया कि जब आप ध्यान करते हो तब आप
एक लयबद्ध तरीके से बोलिए, शांति से बोलिए, तो वो शांति दूसरे के जीवन में भी शांति को भरेगा, ट्रांसफर करेगा। तो उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि यू शुड नॉट चूज इट, उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो पहलू है ना, कि ध्यान करने के बाद आप इस तरह से बोल सकते हो जो लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकता है, वो पहलू जानने का मौका मिला। अब आप ध्यान कर रहे हो, अब आप अपने बोलने का प्रभाव देख पाए। लंबे समय तक ध्यान करने के बाद लोगों, जैसे जो लोग मुझे 15-20 साल पहले जानते थे, 15-20 साल भी नहीं बोलूंगा, 12 साल पहले तक जानते थे, वो जानते हैं कि मेरी बातों करने की बात करने की क्षमता वैसी थी नहीं, ना मैं प्रभावशाली वक्ता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बेहतर होता चला गया। एक, क्योंकि मैंने पढ़ा, और दूसरा क्योंकि मैंने ध्यान किया। तो एक्चुअली आप जानते हो लेकिन आपने ध्यान नहीं किया है, अब आप ध्यान कर रहे हो तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मेडिटेशन इम्प्रूव्स योर कॉग्निटिव एबिलिटीज, और जो चीज आप महसूस करने लग जाते हैं, यू आर मोर बेटर इन मेकिंग अंडरस्टैंड द अदर पीपल ऑल्सो। Yes. चलिए, फिर आज का सेशन एंड करते हैं। नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।